आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 11 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड डैम श्योर कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो विदाउट कटिंग एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 11 का नेम है विद्युत। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं ये मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो में बता दूंगी। तो फर्स्ट में ये जो चैप्टर है वो है विद्युत। तो ये विद्युत है क्या? विद्युत यानी क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वही होता है विद्युत। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे चारों ओर पाई जा सकती है ना। जिसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? घरों में करते हैं, कोई भी काम के लिए करते हैं। जब अंधेरा घर होता है, अंधेरा कमरा होता है तो उसमें रोशनी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया है विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक समाज यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना। हमारा कोई भी काम इसके बिना नहीं हो पाता है। अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स में, अगर आप देखोगे स्कूल्स में, अगर आपको घर का छोटा काम भी करना है, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आपको वॉशिंग मशीन चलाने के लिए जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या है, लाइट चला के ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहले के टाइम में लाइट्स वगैरह बिजली नहीं आती थी। अब के टाइम में तो बिजली के बिना लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आपका जो फ़ोन जिससे आप पढ़ाई करते हो, जिस पीसी यानी जिस लैपटॉप से आप पढ़ते हो, उसको चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो आज का जो आधुनिक समाज है उसमें ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हो। यानी ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा बोल सकते कि ऑलमोस्ट काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल होते हैं और ये हमारी एक लाइफ में मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये घरों, विद्यालयों, अस्पताल में कोई भी काम सब इलेक्ट्रिसिटी से होता है। उद्योग, अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ सारी मशीनें जो चलती हैं वो उद्योग से चलती है। तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उद्योगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वो क्या है जिससे विद्युत बनती है? यानी आपने कभी ये सोचा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो विद्युत हमारे घर में आती है, ये बनती कैसे है? यानी आपने कभी बांध देखे होंगे तो बांध में टरबाइन घूमते हैं। तो टरबाइन यानी जो बांध का पानी छोड़ दे उसमें टरबाइन लगाते हैं तो उससे क्या, वो पानी जो आता है उससे टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन जितना तेज घूमेगा बिजली उतनी ज़्यादा बनेगी, है ना। तो टरबाइन घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। जो आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी, जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, उनसे भी बिजली बनाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। अब यहाँ पर दिया है किसी विद्युत परिपथ में ये कैसे प्रवाहित होती है। यानी आप तार में देखोगे उसको तो कैसे चलती है। वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को तो हमने जाना, ये एक ऊर्जा है जो हमारे आसपास पाई जा सकती है। पर अब ये विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए मेरे नोट्स में बता देती हूँ। यहाँ पर दिया है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा है मैंने विद्युत धारा का फॉर्मूला, आवेश बटे समय। तो आवेश को प्रतीक मतलब आवेश का प्रतीक जो है, आवेश को किस सिंबल से दर्शाते हैं? क्यू से, इसको नोट करना। और समय यानी टाइम यानी क्या होता है? टी, है ना। तो Q बाई टी। और विद्युत धारा को कैसे दर्शाया जाता है? I से। तो I इक्वल टू Q बाई टी। यानी विद्युत धारा क्या है? आवेश बटे समय है। अब आगे समझ में, ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बता दिया एम्पियर, जिसको कैसे A से, इसका सिंबल क्या है? A, एम्पियर का। और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या है, आवेश का जो आप देखोगे ऐसा ही मात्रक वो होता है कूलाम, और समय का क्या होता है? सेकंड। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड, है ना। तो यहाँ पर 1 कूलाम और 1 सेकंड क्या है? 1 एम्पियर, है ना। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, है ना। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा कूलाम और समय का क्या है? सेकंड। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? देखो, आपने देखा है कि विद्युत धारा इसमें कितनी तेजी से बह रही है ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है एमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला गैजेट कौन सा है या फिर यंत्र कौन सा है, गैजेट वो होता है ना डोरेमोन के गैजेट,
है ना। अगर आपने वो देखा हो कार्टून शो, तो उसमें होता है जो यंत्र होता है वही है आपके गैजेट्स, तो वो होता है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। गॉट इट। अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर, यानी वो धनात्मक साइड से कहाँ तक जाएगा? ऋणात्मक साइड वाली जाएगा, है ना। आगे यहाँ तक समझ। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विद्युत प्रकृति प्रदान करता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विद्युत प्रकृति प्रदान करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम है, जिसे सी से दर्शाते हैं। देखो कूलाम, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। तो यहाँ पर आ गया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, है ना। तो जो बताती हूँ वो नोट कर लिया करो। और एक कूलाम कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ई यानी इलेक्ट्रॉन, है ना। कूलाम को सी से, एम्पियर को ए से और विद्युत धारा को आई से। साथ में अगर बात करें आवेश की, तो आवेश को क्यू से और समय को टी से। आगे समझ शेर हो आप, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि विद्युत विभवांतर क्या है। ये आपसे पूछा जाता है। ये भी सब 2 या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ और कुछ भी नहीं छोड़वाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर क्या है? किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखो विद्युत विभवांतर यानी 2 विभव के बीच का अंतर क्या होगा? विद्युत विभवांतर, है ना। तो यहाँ पर क्या, एक बिंदु से जो दूसरा बिंदु है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वही होता है आपका विद्युत विभवांतर। फिर पढ़ो, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही यानी एक तार, मान लो एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके 2 बिंदुओं के बीच जो उसका विभवांतर है, यानी 2 उसके विभव का जो अंतर है, हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, यानी उसके विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। समझ में आ गया। अब विद्युत विभवांतर को V से दर्शाया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, यानी कार्य क्या हो गया? वर्क। तो वर्क को कैसे? W से लिखा जाता है, WORK। तो कार्य यानी हो गया W और आवेश क्या होता है हमारा? Q, तो W/Q, है ना। यहाँ तक समझे। और इसका अगर एसआई मात्रक पूछे आपसे तो लिखना है वोल्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब जो जूल है वो इस कार्य का एसआई मात्रक है ना। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। तो यहाँ पर 1 जूल बटे 1 कूलाम। जूल को कैसे लिखते हैं? J से, और कूलाम को कैसे लिखते हैं? C से। तो 1V = 1J/1C। गॉट इट। तो अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या है? कार्य बटे आवेश। अगर हिंदी में लिखा हो कार्य, तो आपको कार्य लिखना है और इसको टिक करना है ना, कार्य बटे आवेश। अगर आपको V = W/Q दे दिया जाए तो ये भी राइट होगा, है ना। आपको मेन इससे याद रखने और इसके सिंबल याद रखने हैं ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। आगे समझ में। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब दिया है विद्युत विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा है ना। तो इसका कौन सा गैजेट है जिससे हम विद्युत विभवांतर को माप सकते हैं? पहले का देखा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट का। और क्या था वो गैजेट? एमीटर। अब विद्युत विभवांतर को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, है ना, नाम याद रख लेना। विद्युत विभवांतर तो वोल्टमीटर, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो उसका क्या हो जाएगा? एमीटर। आगे समझ में। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं। R लिखा जाता है ना, प्रतिरोध। इसमें र आ रहा ना, तो र से याद रखना। प्रतिरोध, तो डेफिनेशन पढ़ लो, किसी चालक का वह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध यानी विरोध, जैसा आपको प्रोनाउन सुनाई दे रहा है इसका, तो प्रोनाउंसिएशन इसका यही होता है, प्रतिरोध यानी विरोध करना। तो किसी चालक का यह गुण, यानी किसी चालक का ऐसा गुण जो वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश यानी होता है एक तरीके से करंट, तो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है?
R इक्वल टू V बाय I। अब आप मुझे बताएंगे V क्या है और I क्या है। रुको मैं ही बता देती हूँ। देखो V क्या है आपका विभवांतर और I क्या है आपकी विद्युत धारा, है ना। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या था, वोल्ट, तो यहाँ पर लिखा वोल्ट। और जो हमारी थी विद्युत धारा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या था, एम्पियर, तो हमने यहाँ पर लिखा एम्पियर। और देखो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, नोट कर लेना। तो 1 ओम क्या होता है, 1 V बटे 1A, है ना, 1 V बाय 1A, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। आगे समझ में। अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा को नियंत्रित करने वाला अवयव, यानी धारा को जो नियंत्रित करता है। जैसे आपने देखा रेगुलेटर आपका जो होता है, पंखे की चाल कम ज़्यादा करते हो, तो वही होता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध, यानी जो धारा को नियंत्रित करे। यानी आपके जो पंखे में वो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, उसका नियंत्रण कैसा होना चाहिए, वो स्पीड में चलना चाहिए या धीरे, तो ये एक तरीके से नियंत्रण हुआ, है ना। आपके पैर जो है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ने चाहिए या धीरे चलनी चाहिए, तो इस पर एक तरीके से कंट्रोल हो रहा है आपकी बॉडी का, आपके माइंड द्वारा। तो जो माइंड है ना, वो माइंड एक तरीके से नियंत्रण कर रहा है। तो यहाँ पर रेगुलेटर जो होता है पंखे में, वो इस पंखे का नियंत्रण करता है, और यही होता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध, है ना। तो आगे समझ में। अब न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत चैप्टर का इस नोट से बताती हूँ। देखो यहाँ पर दिया है विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया एम्पियर, और इसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको आवेश बटे समय। यानी आवेश क्या था आपका Q और समय क्या था आपका T। एक बार रिवाइज करवा दूं क्या। देखो विद्युत धारा आवेश बटे समय, और विद्युत धारा को कैसे दर्शाते I से, तो हो गया Q बाई T। इसका ऐसा ही मतलब हो गया एम्पियर, और 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। कूलाम क्यों, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम, और T समय का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड, यानी इसकी सबसे छोटी इकाई लिखते हैं। अब यहाँ पर विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या था, एमीटर, और विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। फिर विद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विद्युत प्रकृति प्रदान करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रक है कूलाम, जिसे दर्शाते हैं C से। 1 कूलाम क्या होता है, 6 × 10⁻18 E यानी होता है इलेक्ट्रॉन। अब होता है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर की सिंपल से डेफिनेशन इस वाले नोट्स में देखो। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक था वोल्ट, है ना, वोल्ट था, और इसका फॉर्मूला क्या था, कार्य बटे आवेश। तो विद्युत विभवांतर को V से दर्शाते हैं, तो V इक्वल टू W बाई Q। Q यहाँ पर कार्य क्या है, वर्क, तो वर्क को W से लिखा, और आवेश को क्या कैसे दर्शाते हैं हम, Q से, तो W बाई Q, है ना। ऐसा ही मात्रक इसका हो गया वोल्ट, जिसे हम V से दर्शाते, इसको स्मॉल v से दर्शाएंगे और विभवांतर को कैपिटल V से, है ना। तो यहाँ पर 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल बटे 1 कूलाम। जूल को दर्शाते J से और कूलाम को दर्शाते C से। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पेज पर वापस से देख लो। विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा को कैसे माप रहे थे हम, एमीटर से, है ना। अब यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो जो धारा प्रवाहित होती है उसको रोकने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध का। तो किसी चालक का यह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और इसको दर्शाते हैं R से। प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, R से। तो R इसका फॉर्मूला है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे ये क्या होगा आपका विद्युत धारा, है ना। तो इसका ऐसा ही मात्रक हमने देख लिया ओम। तो 1 ओम क्या होगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, है ना। इनकी छोटी छोटी इकाई लिख दी। विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। आ गया समझ। अब परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो धारा को नियंत्रित करने वाला जो अवयव होता है वो कहलाता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध। अब दूसरे नोट्स में मैं आपको बता दूं, पेज टर्न करो, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर मैंने आपको वही बताया कि विभवांतर को जो मापने का गैजेट होता है, जो यंत्र होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। प्रतिरोधकता देख लिया आपने। फिर देख लो विद्युत शक्ति क्या है। किसी विद्युत परिपथ में
जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट। वोल्ट अलग है और वाट अलग है ना। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या था हमारा? वोल्ट, पर इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट, है ना। तो आप यहाँ पर समझ लेना विद्युत शक्ति, यानी अगर ज़्यादा शक्ति दिखाओगे तो वाट लग जाएगी, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी थीम लगा के याद कर सकते हो ताकि आपको इजीली कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे। फिर यहाँ पर दिया है सेल क्या है। सेल क्या होता है, कभी आपने देखा है? देखो यहाँ पर लिखा है, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरह प्रवाहित होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो पॉइंट है वो है ओम का नियम। हर साल पूछा जा सकता है, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जा सकता है ना। ओम का नियम देख लो आप। यहाँ पर लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। अब सिट्टी गुल मत करो, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, जो विभवांतर है, देखो एक धातु का तार लो, सिंपल सा, सब भूल जाओ, है ना। ओम का नियम क्या है? एक धातु का तार लिया, है ना, ये धातु का तार, इसमें दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो होगा, है ना, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। देखो अब जो विभवांतर है, विभवांतर को काई से लिखते हैं? वी से। वो काई के समानुपाती होगा? विद्युत धारा के। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। बस इतना सा फार्मूला है। विभवांतर काई के समानुपाती होगा? विद्युत धारा के। ये समानुपाती का निशान है, इसको ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इतना सा लिखना है। अब क्या होता है, जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं, है ना, इस समानुपाती के निशान को हटा के बराबर का निशान लगाते हैं तो एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी इसमें? प्रतिरोध। आ गया समझ में? तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I क्या हो गया? विद्युत धारा, और R क्या हो गया? प्रतिरोध। तो विभवांतर बराबर विद्युत धारा और प्रतिरोध, है ना। तो V इक्वल टू IR, और यही आपका ओम नियम। बस आपको ये प्रोसेस इतनी सी लिखनी है कि जो एक धातु का तार है उसमें दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर प्रवाहित हो रहा है वो धारा के समानुपाती होगा, और जो तार का तापमान रहेगा वही, मतलब तार का तापमान अगर कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा, और तार का तापमान अगर अधिक होगा तो विभवांतर भी अधिक होगा। तो बस यही है कि धारा जिस तरीके से बहेगी विभवांतर भी उतना ही होगा, है ना। अगर ज़्यादा चाल पे आप पानी गर्म कर रहे हो, है ना, तो पानी अगर गर्म है ना, तो मतलब चाल गर्म है तो ही पानी ज़्यादा गर्म है। अगर चाल कम होगी तो पानी भी कम गर्म होगा। तो सिंपल इस धारा के कॉन्सेप्ट को इससे कनेक्ट कर लो। अगर धारा ज़्यादा होगी तो विभवांतर ज़्यादा होगा, अगर धारा कम होगी तो विभवांतर कम होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है। जैसा विभवांतर है वैसी धारा है, जैसा धारा रहेगी वैसा विभवांतर रहेगा। तो यहाँ पर हमने समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाया, तो इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, वो आ गया R हमारा, है ना। R क्या होता है? प्रतिरोध। अब यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो कि R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम में बस आपको इतना सा याद रखना है कि विद्युत विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। आ गया समझ में? और ये आपका ओम का नियम कंप्लीट है। और अब आपको एक न्यूमेरिकल करके बता देती हूँ। देखो पेज नंबर आपके बुक में निकाल लो, 191। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा रही हूँ, है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दिया है एक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या होते हैं? यानी कुछ ऐसे प्रश्न जिनको हम मैथमेटिक प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, तो वो होते हैं आपके न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जो मतलब क्या है, टाइम दे रखा है कि 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करी, 10 मिनट तक। तो ये 10 मिनट क्या है? टाइम है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t को कैसे लिखते हैं हम? टाइम को t से लिखते हैं, तो t इक्वल टू क्या? 10 मिनट्स, है ना। अब आपका दिया है विद्युत धारा
कितने देर तक प्रवाहित करते हैं, मतलब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो 0.5 विद्युत धारा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.5। अब 10 मिनट को आप लिख सकते हैं ना 600 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले हमको इसका विद्युत आवेश निकालना है। तो आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ न्यूमेरिकल निकालने के। ये देखो, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी आवेश बटे समय। क्यू को कैसे लिखते हैं आवेश से, और टी को यानी समय, है ना, समय यानी टी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था ना कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल में देखें तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है आई यानी विद्युत धारा दे रखी है और समय दे रखा है, और क्या निकालना है हमको, विद्युत आवेश यानी आवेश हमको निकालना है। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला ले लिया। फॉर्मूला हमने लिखा, देखो I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें क्यू क्या है हमारे पास आवेश है, टी क्या है हमारे पास समय है, और आई क्या है हमारा विद्युत धारा कितनी दे रखी है हमको 0.5 वैल्यू रख दो इनकी जगह। आवेश कुछ नहीं दे रखा है, आवेश हमको निकालना है ना। और समय हमको क्या दे रखा है 10 मिनट्स, जिसको हमने क्या लिख दिया 600 सेकेंड, है ना। ये 600 सेकेंड हमने लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, अगर भाग में कोई भी संख्याएं हैं उसको आगे सॉल्व करते हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी क्रॉस इनटू होता है। तो इस 0.5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, तो इधर से इधर इंटू होगा और इधर से इधर होगा, यानी क्रॉस इंटू होंगे, है ना। तो इधर क्या आ गया हमारा क्यू आ गया, है ना, और इधर क्या आ गया हमारा 600 इंटू 0.5। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो क्या आएगा 6 5 30 ये, और पीछे के 2 0 लिख दो, और यहाँ पर 5 के मतलब एक संख्या को छोड़कर दशमलव है तो इनके पीछे क्या दशमलव लगा दो एक संख्या छोड़कर, तो आपका आंसर क्या आ गया 300। तो Q इक्वल टू क्या हो गया 300 कूलाम। आवेश ये ना Q हमारा, तो इसको कैसे लिखोगे आप कूलाम, इसकी जो आपका SI मात्रा की इसकी जो यूनिट है वो, तो हमारा आ गया कूलाम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आवेश इक्वल टू हमारा आ गया 300 कूलाम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी न्यूमेरिकल्स करने हैं, और भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं और सारे फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर आपको दिया है विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला होगा W बाई क्यू, यानी वर्ग बटे आवेश। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। अब फिर ये क्या है V इक्वल टू I इंटू आर, फिर है V1 V2 V3 इक्वल टू V, I1 I2 I3 इक्वल टू I। इस तरीके से आपको विद्युत धारा दी हुई रहेगी, 1 विद्युत धारा, 2 विद्युत धारा, 3 विद्युत धारा, और आपको इस तरीके से ज्ञात करने का है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो RS इक्वल टू R1 R2 R3, है ना। अब यहाँ पर दिया है P, यानी क्या होता है जो पावर होती है, जो शक्ति होती है ना, तो P इक्वल टू V इंटू आई। आ गया समझ में यहाँ तक, और आपका चैप्टर एंड होता है। और मेन ओम के नियम पे फोकस करना, जो मैंने आपको इजीली बता दिया। चैप्टर आपका एंड हो गया। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो है अवयव और इनके प्रतीक, विद्युत सेल को इस तरीके से दर्शाया जाता है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन इस तरीके से, फिर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तार संधि को देख लो इस तरीके से, फिर दिया है विद्युत बल्ब को इस तरीके से दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखो आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ओम के नियम में, ये प्रतिरोध का यूज़ किया हुआ है ना। तो इसीलिए तो हमने क्या किया था, जब हमने इक्वल टू को लगाया था, मतलब समानुपाती को हटा के जब इक्वल टू को लगाया था, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी, वो कौन था, प्रतिरोध। और प्रतिरोध यही है आपका प्रतिरोध, है ना, मतलब प्रतिरोध में उसका गुणा कर दिया, प्रतिरोध उसके साथ लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत प्रतिरोध को प्रतिरोध को इस वाले सिंबल से दर्शाया जाता है, और आप इसको देख सकते हैं। ए मीटर को ऐसे दर्शाया जाता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है, और वोल्ट मीटर को ऐसे दर्शाया जाता है। ए मीटर है तो ए से लिखते हैं, और वोल्ट मीटर है तो वी से लिखते हैं। ये आपका ओम का नियम है। ये डायग्राम आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बना के आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, वी समानुपाती आई, फिर समानुपाती को हटाते बराबर लगाते हैं तो आई के साथ में कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो होती है आर। फिर लिख देना आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, और साथ में ये डायग्राम बना के आना, एक भी नंबर नहीं घटेगा। पेस्ट रन करो।
परिवर्ती प्रतिरोध बता दिया मैंने आपको। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आप कर लेना, सारे वही फॉर्मूले लगाने, और इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा जो मैंने आपको छुड़वा दिया हो, सारे पॉइंट करवा दिए और इतना जल्दी करवा दिए। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, और आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड अपना फीडबैक ज़रूर दे देना, क्योंकि मुझे से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अगर आप इन नोट्स को भी लेना चाहते तो इस टेलीग्राम यूजर नेम rocksin4311 से परचेस कर सकते हो। इन्हें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे और काफ़ी सिस्टमेटिक नोट्स आपको 6 to 12 सारे मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।